thousands and thousands and thousands of acres of rainforest, and what is happening here, all these trees are going to be cut. It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasy. Every single person who lives on this island is against this project, has not been asked about this project, does not know what compensation they're going to get for their land. अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो एक स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर की वहां पर तैयारी सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है, लेकिन अब वही जगह सियासी अखाड़ा बनी हुई है क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहां पर पर्यावरण और आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा है। ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी जी इसकी आलोचना कर रहे हैं तो यही एक कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस हाशिए पे चली गई। ये राहुल गांधी जी को समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी अब उनको मतलब सोते सोते वो जग गए हैं और शायद ये अब पता चला है क्योंकि वो गए वहां पे। आज निकोबार प्रोजेक्ट में सरकार सही कर रही है गलत कर रही, ये प्रश्न उठाना नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल गांधी का बिल्कुल मैं जायज मानता हूँ, लेकिन लड़ाई लड़ते समय आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्पीड बराबर होनी चाहिए, बार बार गियर नहीं बदलना चाहिए। तमाम प्रायोरिटीज के बीच में राहुल गांधी किस समय कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं, क्या मुझे लगता है जो पॉलिटिकली जो वो टाइमिंग जो है थोड़ा सा करेक्ट रहने की शायद जरूरत रहती है कि भाई कोई भी राहुल गांधी हो या कोई पर्यावरण प्रेमी हो, अगर कोई जनहित का मुद्दा उठाता है तो उसको एकदम से चाइना की टूल किट कह देना या विदेशी हाथ कह देना, ये बात जो है ठीक नहीं है। कि अगर ये एक और नया परमाणु बम है जैसा कि हुर्मुज है, तो आज की परिस्थिति में कितना भी हम मान ले, दिल पे पत्थर रखकर कुछ ना कुछ तो समझौता प्रकृति से करना पड़ेगा, लेकिन कितना? अगर आप कागज पर 10 लाख बता रहे हैं और सचमुच 50 लाख पेड़ काट रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। चुनावी मौसम था लेकिन राहुल गांधी अंडमान निकोबार में थे। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो एक स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर की वहां पर तैयारी सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है, लेकिन अब वही जगह सियासी अखाड़ा बनी हुई है क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहां पर पर्यावरण और आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा है और बीजेपी बाकायदा राहुल गांधी पर चीन से इन्फ्लुएंस होकर टूलकिट की तरह काम करने का आरोप लगा रही है। निकोबार का ये पूरा मामला क्या है, क्यों यहाँ इतनी सियासत हो रही है, इसी का विश्लेषण करते हैं। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, राजकिशोर जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। चूंकि राहुल गांधी की बात है तो हम रवायत नहीं तोड़ेंगे, अनुराग वर्मा जी से ही चर्चा की शुरुआत होगी। इतना चुनाव क्लिष्ट चल रहा है, बंगाल का, असम में स्थिति कांग्रेस की ऐसी है, ये सारा कुछ छोड़कर चुनाव बीच में निकोबार में जाकर वहाँ ये कहना कि यहाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या ये इतना ही सामान्य दिख रहा है जितना फोटो में राहुल गांधी बोल रहे थे? देखिए प्रतीक्षा जी, जब मैंने भी देखा राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट आया, मैं खुद भी थोड़ा सा हैरत में पड़ा, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि हम लोग दूसरी तरह से देख रहे हैं। असल चीज़ अगर आप राहुल गांधी जी देखें, एक्चुअली वो चुनाव का छुट्टी मनाने गए थे। वो निकोबार तो एक्सीडेंटली आ गया, अब वहाँ गए हैं तो कुछ बोल दिया। अदरवाइज जो कॉर्पोरेट में एक टर्म होता है वर्क लाइफ बैलेंस, अगर वर्क लाइफ बैलेंस का सही उदाहरण पेश करना है, वर्क करने के बाद ना छुट्टी पे जाता है भाई, आप 3-4 रैली तो करी ना, तो वर्क लाइफ बैलेंस का अगर परफेक्ट उदाहरण किसी से समझना है तो वो राहुल गांधी जी से आपको समझना पड़ेगा। वो गए थे छुट्टी पे, उनके चुनाव निबट गए 5 चुनाव। अब पहले वो जाते थे जब एकदम छुट्टी बोल के जाते थे तब अननेसेसरी आलोचना हुआ करती थी। अब इन्होंने छुट्टी पे जाने का नया तरीका निकाल लिया कि हम जहाँ जा रहे हैं छुट्टी मनाने, वहाँ का मुद्दा उठा लेंगे। खैर, अब अगर उस जगह की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से सभी तरह की क्लियरेंस उस चीज़ के है, पर्यावरण की भी क्लियरेंस है, वहाँ जो ट्राइबल कमीशन है उसकी भी उन्होंने भी सहमति दी हुई है। तो ऐसा कोई वहाँ पे राहुल गांधी जी ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर मारने मुझे नहीं लगता है कि वो गए थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ये पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उसमें एक मैं छोटा सा मेरा सुझाव है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी जी ने भी हिमाचल में एक 9 एकड़ का बंगला बनाया हुआ है, बहुत शानदार बंगला है, उसमें भी पेड़ बहुत सारे काटे गए, उसमें दुनिया भर के नियम कानूनों की अनदेखी करी दी गई। कोई भी नॉन हिमाचली, प्रतीक्षा जी को वहाँ पे बंगला बनाने की परमिशन नहीं मिल जाएगी, अनुराग वर्मा को हिमाचल में परमिशन नहीं मिल जाएगी बंगला बनाने की, इनको मिली। बहुत सारी आरटीआई लगाई गई पूछने के लिए कि भाई वहाँ पे क्यों आपको
परमिशन मिली, बहुत सारे, हर चुनाव में वो मुद्दा बनता है कि प्रियंका गांधी जी का बंगला वहाँ पे कैसे सारे नियमों की अनदेखी करके बना। तो राहुल गांधी जी को उस पर भी सवाल उठाने चाहिए। अगर, और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, राहुल गांधी जी बहुत ज़्यादा लेफ्ट की मानसिकता से ग्रसित हैं। लेफ्ट तो चला गया, अब वो खुद लेफ्ट के, जो उन्होंने टोपी और चश्मा उन्होंने पहन लिया है। लेफ्ट की तरह जैसे कोई भी राष्ट्र हित का, सामरिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से कोई भी होता है तो ये आलोचना करने पे उतर आते हैं और उसको हैम्पर करने की कोशिश करते हैं। वो जो जगह है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस के लिए भी और हमारे व्यापार के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से। अभी जो हम जो बहुत सारा पैसा श्रीलंका को जाता है वो लॉन्ग टर्म में हम उसको सेव कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी जी इसकी आलोचना कर रहे हैं तो यही एक कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस हाशिए पे चली गई। ये राहुल गांधी जी को समझने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बीजेपी इसे कह रही है। अगर आप देखिए तो कंटिन्यू ये बात कही जा रही है। बहुत गंभीर आरोप ये है कि इतना इंपॉर्टेंट चुनावी इवेंट था, वो सारा कुछ छोड़कर अगर वो वहां गए हैं तो इसका मतलब कि उनके लिए और जो ये चीज़ थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। टूल किट की बात कही जा रही है। राहुल गांधी पर यह गंभीर आरोप है कि वो चीन के टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। प्रतीक्षा जी, इस बात को इतना हल्के में ना लें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो आज राहुल गांधी बोले हैं तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं। ये मामला 21 से चल रहा है और चूंकि मैंने पर्सनली इस प्रोजेक्ट को, जो ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट है, बहुत डिटेल में कवर किया है। उस समय मैं फ्रंटलाइन मैगजीन में काम करती थी, बहुत डिटेल रिसर्च रिपोर्ट मेरी आई है। तो कुछ 2-4 फैक्ट्स अगर आप मुझे समय थोड़ा दें तो मैं उसको कर दूं। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, हम देख रहे थे कि लोग सड़कों के किनारे मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से और दवाइयों की कमी से, उस वक्त फरवरी से अप्रैल के दौरान इस सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया। 2001 का ये प्रोजेक्ट था, बिल्कुल डॉर्मेंट पड़ा हुआ था। कोरोना काल में फरवरी से अप्रैल के बीच में इस प्रोजेक्ट को नीति आयोग ने रिवाइव किया और उस पर 3 महीने के अंदर एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन गए, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की, वो ट्राइबल काउंसिल से क्लियरेंस की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस की, वो सारा कुछ 3 महीने के अंदर हो गया। और चूंकि उस समय कोरोना सबकी प्रायोरिटी थी तो ये कहीं पे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया। उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं कुछ बता देती हूँ। ये था 72,000 करोड़ उस समय उसकी लागत हुआ करती थी, जो अब आके मैंने अभी 80 प्लस हो गई है, 80 प्लस हो गई है, जिसमें कि 836 अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं टोटल। उसमें एक ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान, 2 आइलैंड्स पे ये प्रोजेक्ट डेवलप होना है। प्रोजेक्ट में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का डेवलपमेंट है, टूरिस्ट हब है, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, रेसिडेंशियल एरियाज हैं और उसको ये अज्यूम किया जा रहा है कि दुबई, हांगकांग और सिंगापुर के लेवल का वो वहाँ पे बनेगा, हब बनेगा, ट्रेड का, कमर्शियल, टूरिज्म, हर हिसाब से। उसमें देखिए अंडमान निकोबार जो है रेयर इकोलॉजिकल एक हमारे पास रिजर्व है, जो बिल्कुल रेयर रेन फॉरेस्ट होते हैं, मैनग्रोव्स जो होते हैं वो हमारे सारे कॉन्सेंट्रेटेड हैं उस एरिया में, जो कि हमारे देश को उस तरफ से आने वाली प्राकृतिक आपदा से बचाते हैं। अब दूसरा जो PVTGs कहलाते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं, जो कि बहुत ही अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, 5 हैं, उसमें कोई 900 है, कोई 1000 है, और सरकार ने उनके मतलब प्रोटेक्शन के लिए अलग से नियम बनाए हुए हैं, वो सारा है। अब उनके लिए एरियाज रिजर्व है, उसका 32% उन ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जो एरियाज रखा हुआ है वो डी नोटिफाई हो गया, उसी समय हो गया। जो फॉरेस्ट एरियाज है जो लिटिल अंडमान में और ग्रेट निकोबार में, उसका 31% डी नोटिफाई हो गया। उस फॉरेस्ट में जो डी नोटिफाई होने वाला एरिया है उसमें लिटिल अंडमान में एक एरिया है गलेथिया बे। गलेथिया बे में क्या खासियत है वो हम बता दें, आप लोग सब लोग मुझे थोड़ा सा समय दें अगर तो। नहीं मैम बिल्कुल, क्योंकि उस एरिया में जो एशिया, जो वर्ल्ड मतलब प्लैनेट पे जो सबसे बड़े टर्टल्स होते हैं, जो लेदर बैक टर्टल कहलाते हैं, जिसकी की साइज 6 फीट तक की बड़ी हो सकती है, वो उसी इलाके में नेस्टिंग पॉइंट है वो उनका। और ये सिर्फ पूरे धरती पर श्रीलंका, इंडोनेशिया और हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में है। और वो अपना नेस्टिंग सीजन जो नवंबर से फरवरी तक आता है, वो समुंदर से आते हैं, बीच पे जाते हैं, वो 3 महीने में उनका वो जो भी नेस्टिंग पीरियड होता है, उसके बाद वो वापस समुंदर में चले जाते हैं।
ये जो लिटिल अंडमान में गलथिया बे के पास ही वो प्रोजेक्ट टूरिज्म का और नेचर रिजॉर्ट और ये सब बनने वाला है, तो वो जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है जो ज़रूरी है उन लेदर बैक टर्टल्स के लिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक अगर नेस्टिंग पॉइंट्स है तो वो वाला है, तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये चीज़ें हमारी धरोहर है। मैं इस पे नहीं जा रही हूँ कि राहुल गांधी ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं किसी पार्टी का भोंपू नहीं बनती हूँ, कभी नहीं बनी, अभी भी नहीं बनती हूँ। वो प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, इस बात को हमें समझना होगा। क्लियरेंसेस की बात इन्होंने की। जो ट्राइबल काउंसिल है, निकोबार ट्राइबल काउंसिल चेयरमैन है, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, मेरे से बात करके ही इज़ ऑन रिकॉर्ड। ये सारी कुछ छपी हुई मेरी रिपोर्ट में है कि जो ग्राम सभा की जो मीटिंग बुलाई जाती है ग्रामीणों की सहमति के लिए, वो दिखावा थी। उनको सिर्फ उस दिन सुबह बताया गया, उनसे ये नहीं कहा गया कि आपके जो भी ऑब्जेक्शन है आप लाके वहाँ दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। जो वर्बल उनके जो सबमिशंस थे वो सिर्फ ऐसे ही सुन लिया गया और उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। उसके पहले जो रिटर्न सबमिशंस उन लोगों ने दिए हुए थे वो बिल्कुल उसको कंसिडर नहीं किया गया। ये तो वहाँ का जो ट्राइबल काउंसिल का चेयरमैन है, मंजू बारनाबास उसका नाम है, उसका कहना है। तो दूसरे जो वहाँ के एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो कि एक्टिव है, उनका भी कहना है कि बहुत तरह के इसमें मतलब लूप होल्स हैं और साइडलाइन किए गए हैं जो लॉज हैं। यूएन की बॉडी ने भी एक इंटरेस्ट लिया है, जो पीवीटीजीज हैं उसके लिए एक क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये सारी रिपोर्ट देखिए मैं इसलिए ले आई हूँ कि किसी को भी इंटरेस्ट हो तो ये फ्रंटलाइन में बहुत डिटेल में छपा था। ये नेस्टिंग के लिए जब वो जाते हैं, नहीं ये दिखेगा नहीं उतना, वो पूरा काफ़ी कुछ है डिटेल इसमें। फ्रंट लाइन में 2022 में सितंबर में छपा था ये, मैंने काफ़ी रिसर्च करके इसको लिखा था। तो अब अगर राहुल गांधी, अच्छा दूसरा राहुल गांधी अब उनको मतलब सोते सोते वो जग गए हैं और शायद ये अब पता चला है चूँकि वो गए वहाँ पे। जिस वक्त गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट रिवाइव कर रही थी उस समय अंडमान निकोबार से सिर्फ एक एमपी आता है, उस वक्त कांग्रेस का एमपी हुआ करता था। मतलब पूरे देश से कांग्रेस साफ हो गई थी, लेकिन अंडमान निकोबार ने कांग्रेस एमपी कुलदीप राय शर्मा को चुना था। वो बिल्कुल चुप होके सारा कुछ देख रहे थे, कहीं पे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कहीं कोई नेशनल मीडिया में बात नहीं लेके आए। मैंने खुद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की हमसे। तो कांग्रेस तो इस सब में उसकी भी मिली भगत है, भागीदारी है। कांग्रेस उस समय आंख मूंदे इन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो कांग्रेस को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी को शायद उन्होंने अभी शायद किसी से कहा, रिपोर्टर्स से कहा कि एक डेलीगेशन कोई आया था जो उनसे मिला और इसलिए वो वहाँ पे गए देखने के लिए। खुशी मुझे इस बात की है कि ऐसा एक प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल चुपचाप एग्जीक्यूट हो रहा था, बड़े सारे मानकों को दरकिनार करके, नेशनल मीडिया में उसके कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। आई एम हैप्पी कि राहुल गांधी ने चूंकि उसकी चर्चा कर दी, तो अब वो कम से कम नेशनल मीडिया के सामने आ गया है, डिस्कशन का हिस्सा बन गया है और लोग उसके ऊपर बातें करने लगेंगे। थोड़ा हो सकता है सरकार भी उसमें कॉशियस हो जाए, थोड़ी सावधानी बरते। मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा ह्यूज, हमारे पास बहुत कम इस तरह के मैनग्रोव्स हैं, रेन फॉरेस्ट है, बहुत फ्लोरा फौना जो यूनिक है, उसको बचा के रखने की ज़रूरत है। टूरिस्ट हब, हर जगह को आप टूरिस्ट हब नहीं बना सकते हैं। आप टूरिस्ट हब बना के आपने देख लिया है कि शिमला, मसूरी, नैनीताल का क्या हाल हो रहा है। तो कोई जो एरिया है जिसको कि आप प्रिस्टीन छोड़ सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है ये जो प्रोजेक्ट है ये उस एरिया को बिल्कुल तबाह कर देगा। ह्यूज ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट है ये, रेजिडेंशियल एरियाज है, नेचुरल रिजोर्ट है, अंडर वाटर रिजोर्ट है। एक बड़ी बचकानी सी दलील सरकार, मैंने जब रिपोर्ट किया तो सरकार से मैं भी बात की थी, उन्होंने कहा कि 200 किलोमीटर का एरिया है जिससे कि लेदर बैक टर्टल आते हैं, हम 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर उनके लिए छोड़ देंगे और नवंबर से फरवरी तक हम कोई काम नहीं करेंगे। अरे आप पूरे साल काम करते रहेंगे, उस एरिया में जितनी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, फिर 3 महीना आप उनको छुट्टी दे देंगे और कहेंगे कि लेदर बैक टर्टल प्लीज कम बैक, आप अपना नेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट करो। तो क्या होता है ऐसा? ऐसा नहीं होता है। तो जो हमारी रेयर फ्लोरा फौना है, हमारी जो रेयर इकोलॉजी है, उसको बचा के रखने की जरूरत है। और राहुल गांधी ने क्या कहा मैंने वो बहुत डिटेल में सुना भी नहीं है, बट वो टूल किट का हिस्सा नहीं है। देर से ही सही अगर उन्होंने बात कही है तो वो सही बात कही है। टूल किट तो कांग्रेस जब वो मुंह भी खोलते हैं राहुल गांधी, तो वो टूल किट बन जाता है बीजेपी के लिए, और जो कोई बीजेपी की किसी भी बात को अपोज करता है, हम जैसे लोग, वो टूल किट का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन नहीं, मैंने चूंकि पर्सनली इस प्रोजेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा है, कवर किया है, लिखा है, तो ये टूल किट का कोई हिस्सा नहीं है। और बीजेपी को थोड़ा और क्रेडिबल बहाने ढूंढने चाहिए ये सारा कुछ बेचने के लिए।
जिस तरीके से, मतलब इतनी डिटेल तो मुझे भी नहीं पता थी, मैंने पढ़ा ज़रूर था, लेकिन जिस तरीके से पूर्णिमा मैम ने बात रखी, ऐसा लग रहा है कि इकोलॉजिकल डिजास्टर जैसी स्थिति तो वहाँ दिखाई पड़ेगी जिस तरीके से नेचर को बाकी चीज़ें की जा रही है। अब कांग्रेस का जिस तरीके का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप कुछ भी करेंगे तो नहीं चलेगा, और बीजेपी कह रही है कि पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, वो जो मलक्का का स्ट्रेट है वो पूरा अगर पोर्ट वहाँ हो जाएगा तो हमारे लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम चीन पर बाकायदा नज़र रख पाएंगे। तो एक लिहाज से वो भी ठीक ही बात कह रहे हैं। देखिए, वो तो पूरा टापू बने हुए हैं वहाँ। मैं भी गया हूँ पोर्ट ब्लेयर। जहाँ तक आदिवासियों की बात है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदिवासियों का इलाका है, जो मूलतः सदियों पुराने बसे हुए आदिवासी है वन क्षेत्र में, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से प्लेन निकालने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। वहाँ से प्लेन नहीं निकलेगा क्योंकि उनको किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मैं राहुल जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पर्यावरण की दृष्टि से और आदिवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से ये घातक साबित होगा। लेकिन घातक तो हंसदेव अभयारण्य भी था। उस जगह पे जहाँ 3 खदानें, कोल खदानें दी गई कांग्रेस शासन काल में, तो क्या बस्तर हमारा जलवायु के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, और क्या वहाँ के वनवासी अभी पैदा हुए हैं क्या? वो भी सदियों पुराने हैं। 2010 में यूपीए सरकार ने उसको नो गो जोन घोषित किया, उस इलाके को, बस्तर के। और 2015 में राहुल गांधी जब प्रचार करने गए तो उन्होंने वनवासियों के साथ बैठ के ये प्रॉमिस किया कि वो इस प्रोजेक्ट को नहीं होने देंगे, आप उनकी सरकार बनवाइए। भूपेश बघेल की सरकार आई 2018 में, और 2019 में भूपेश बघेल ने शपथ लेने के बाद जो सबसे पहला फैसला किया वो ये किया कि यहाँ के पेड़ कटाई की मंजूरी और खनन की मंजूरी दे दी। उसके बाद फिर आंदोलन हुआ। तो सवाल इस बात का है ना कि आप 2 तरह की बातें लेके नहीं चल सकते। यदि आप वास्तव में वन और वनवासियों की चिंता करते हैं तो आपको वो निर्णय नहीं करना चाहिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वही हंसदेव अभयारण्य का प्रश्न पूछा गया बच्चों की तरफ से, तो उन्होंने कहा मैं पार्टी से इस बारे में चर्चा करूंगा। आपको जवाब देना चाहिए। तो आज निकोबार प्रोजेक्ट में सरकार सही कर रही है, गलत कर रही, ये प्रश्न उठाना नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल गांधी का बिल्कुल मैं जायज मानता हूँ। लेकिन लड़ाई लड़ते समय आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्पीड बराबर होनी चाहिए, बार बार गियर नहीं बदलना चाहिए। यदि आप बार बार गियर बदलेंगे तो बैठी हुई सवारी के मन में आशंका आएगी, चलाने आता है कि नहीं। इसलिए आपको मुद्दे आप उठाते हैं तो उस मुद्दे पे अडिग रहिए। आप अपनी ही सरकार के फैसलों को देखिए, अपनी कही हुई बातों पे अडिग रहिए, और देखिए कि बस्तर का हंसदेव अभयारण्य और निकोबार दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक जैसे हैं। दोनों जगह के वन और वनवासी दोनों एक हैं। तो यदि लड़ाई लड़नी थी तो आपको यहाँ सुरक्षित रखते, तो निकोबार का जब आप प्रोजेक्ट का विरोध करते तो उस पर मजबूती आती। जो अभी सर ने कहा कि उस समय उन्होंने एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, बस्तर के 12 गांवों को अक्वायर करने का यूपीए के सरकार में समय डिसीजन हुआ था, और वो टाटास को देने का प्लान किया गया था लोहांडी गुड्डा स्टील प्लांट के लिए, जो कि भिलाई का और जमशेदपुर का भी 10 टाइम्स बड़ा होता। और उस समय बहुत उसमें मैसिव ऑपोजिशन हुई। मैंने डिटेल में, मैं इन टॉपिक्स पे बहुत काम करती रही हूँ, मैंने बहुत डिटेल में कवर किया। एंड टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट, उस समय यूपी की सरकार थी, लोहांडी गुड्डा का प्रोजेक्ट टाटा ने अबैंडन कर दिया। दूसरा, मैं लोहारी नागपाला, एक सर जो उत्तराखंड से वाकिफ़ हैं लोग वो मानेंगे, लोहारी नागपाला का एक बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट था, पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी का, जो कि बहुत अपोजिशन हुआ। एक आईआईटी के प्रोफेसर थे, वो फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ गए। तो आप सबको याद होगा उस जमाने में मनमोहन सिंह की सरकार, 2007 या 8 की बात है, जीडी अग्रवाल, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल थे, वो फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ गए। फिर मनमोहन सिंह सरकार ने वो पूरा का पूरा पॉलिसी रिव्यू किया। गंगा के जो गौमुख से लेके उसके 100 किलोमीटर तक को सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन SEZ डिक्लेयर किया, और उसमें किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की इस तरह की मंजूरी नहीं मिले करके लोहारी नागपाला का प्रोजेक्ट भी जो हाफवे थ्रू था एनटीपीसी का, वो बंद हो गया। तो पिछली सरकारें हो सकता है क्लियरेंस देती रही हो, लेकिन जब लोगों की बातें सामने आती थी तो उसको रिव्यू करती थी, डिसीजन लेती थी। इस सरकार में हम वो रिव्यू करके कोई डिसीजन होता हुआ नहीं देख रहे हैं, और जो एनवायरनमेंट के लिए जो जरूरी डिसीजन है वो इस सरकार के शायद प्रायोरिटी में नहीं है। जब नमामि गंगे की जो बात की जा रही है, जब नितिन गडकरी जी नमामि गंगे मंत्री थे, अग्रवाल जी धरने पे बैठे हुए थे,
उस समय नहीं, तब पर अग्रवाल जी उठ चुके थे धरने से, उस वो समय- मनमोहन सिंह के टाइम में बैठे थे अरे धरने अभी पे। भी बैठे थे भाई, वो तो मर गए। नहीं एक अग्रवाल जब भी बैठे थे, हाँ जीडी अग्रवाल की डेथ हो गई। बैठे थे भाई, हम बता रहे हैं 18 मोदी जी 19 से की बात बात है। तब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं मैं उस समय पर नितिन गडकरी जी ने सारे पर्यावरणविदों से चर्चा करने के बाद ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था कि वहाँ कोई पावर प्लांट अब नहीं बनेगा उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, ग्रेट निकोबार का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, आलोचना से बचने के लिए क्या सरकार राष्ट्रवाद वाला कार्ड खेल रही है कि नहीं वो मलक्का स्ट्रेट होगा, हम चीन पर नजर रख पाएंगे, हमारे लिए फ्यूचर बहुत बेहतर हो जाएगा वगैरह वगैरह? नहीं देखिए, जो प्राकृतिक जो संरक्षण की जो आवश्यकताएं हैं और जो प्रश्न हैं वो तो जायज़ हैं। वहाँ पर चाहे वो कछुओं की बात हो, चाहे खारे पानी के मगरमच्छ हो, या जो वहाँ पर शोम्पेन और जो निकोबारी जो दो आदिवासी विलुप्त शोम्पेन, प्राय हाँ। जातियाँ हैं, ये जो आदिवासी जनजातियाँ, इनके लिए चीज़ें हैं। अभी राकेश जी ने भी, पूर्णिमा जी ने तो खैर बहुत डिटेल में बताया, लेकिन हाँ जो जल डमरू मध्य जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जो स्टिंग ऑफ पल्स जिसको चाइना का कहते हैं, ये सच्चाई है कि चाइना की 75% जो ऊर्जा जरूरतें इसी मार्ग से होकर गुजरती है, जो वहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। और भारत सरकार का ये तर्क है कि अगर ये बनता है, शिप पोर्ट यहाँ पर बनता है, तो जो कोलंबो या जो सिंगापुर है उस पर हमारी निर्भरता कम होगी और हम एक अलग हब बनेंगे। तो उस तरीके से वो काउंटर करने की वो वहाँ पर बात कर रहे हैं। और साथ में इनका तर्क ये है कि 1.82% ही केवल जो वन क्षेत्र है जो इससे प्रभावित होगा। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये तो मान रहे हैं कि 7.5 से 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इस पर वो तर्क ये दे रहे हैं कि धीरे धीरे उसके साथ में रिफॉरेस्टेशन करेंगे, एक साथ नहीं होगा। पर इससे जो चिंताएं हैं, मैं इस बात से पूर्णिमा जी के सहमत हूं कि अगर ये प्रश्न उठा है तो इस प्रश्न का समुचित समाधान देना पड़ेगा। जो वहां पर इकोलॉजिकल जो बैलेंस बिगड़ रहा है उसको लेकर अगर कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो उसको सिर्फ जो है मतलब राहुल गांधी उठा रहे हैं, इस आधार पर उसको नहीं किया जा सकता है। पर हाँ, राहुल गांधी क्या जो उन्होंने कहा कि ये विकास का विनाश है और ये जो है आदिवासियों के साथ में सबसे बड़ा घोटाला है, क्या ये सच है? ये जो थोड़ा सा कुछ जो पहलू है, मुझे लगता है कि थोड़ा अतिवाद की तरफ जाते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, विकास तो हम जब यहाँ पर मेट्रो दिल्ली में बन रही थी तब भी पेड़ काटे गए थे और उस समय भी बहुत बवाल हुआ था। तमाम जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अलग तरीके से बात की। मैं ऑटो से चलता था, ऑटो वाले कहते थे कि पूरी दिल्ली खोखली कर दी, दिल्ली किसी दिन गिर जाएगी। अब ये इस तरीके के प्रश्न हैं या वाकई इसको लेकर, क्योंकि देखिए 42 तरीके की जो पाबंदियां, जो 42 तरीके की जो एनओसी होती है, अनापत्ति प्रमाण पत्र होते हैं, वो लेकर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो इसके बाद क्या चाइना का टूल किट बता देना, इस भर से बात नहीं बनेगी। और बार बार ये जो नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके से जो घोषित किया जाता है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन तमाम प्रायोरिटीज के बीच में राहुल गांधी किस समय कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं, क्या मुझे लगता है जो पॉलिटिकली जो वो टाइमिंग जो है थोड़ा सा करेक्ट रहने की शायद जरूरत रहती है। लेकिन मुझे लगता है सवाल उठ रहा है, सवाल उठना अच्छा है, इसके समाधान आएंगे। पर जितना अभी तक मैं पढ़ पाया और जितना समझ पाया, चूंकि पूर्णिमा जी ने तो स्टोरी की, मैंने स्टोरी की नहीं है, परंतु यह साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जरूरत तो है वहां पर। और जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीतियां हैं और हमें जो जरूरतें हैं अपनी, चूंकि ऊर्जा संयंत्र भी वहां पर लग रहा है, सौर ऊर्जा का भी 75 MVA का मैंने जो पढ़ा, डिफेंस को भी पोर्ट दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मतलब जो व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की कीमत पे नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। ग्रेट निकोबार का जो मामला है वो सियासी रण क्षेत्र बन गया है। राहुल का मुद्दा उठाते ही वो चीन कनेक्शन, चीनी टूल किट की बात हो रही। नहीं देखिए, राहुल गांधी के मुद्दा उठाने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि वो सार्वजनिक विमर्श में, राष्ट्रीय विमर्श में मुद्दा आ गया है। वरना जैसा कि पूर्णिमा जी ने बताया कि 2021 से मामला चल रहा है और किसी का ध्यान नहीं था उसकी तरफ। कुछ NGOs और कुछ संगठन आवाज़ उठाते रहते थे, पर्यावरण प्रेमी, लेकिन ध्यान नहीं था। इसी देश में सरदार सरोवर डैम को लेकर कितना बड़ा आंदोलन चला, टिहरी डैम को लेकर कितना बड़ा आंदोलन चला। सुंदरलाल बहुगुणा तो बिल्कुल अनशन में बैठे हुए थे, मैंने बहुत डिटेल में कवर किया था वो सारा मामला, कुछ अभी शुक्ला जी ने बताए। तो विकास और प्राकृतिक संरचना और पर्यावरण के बीच का ये जो एक अंतर्विरोध है, ये हमेशा रहा है। अभी देहरादून वाला बना है, 2 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाइए। हम और जयदीप जी जब गए थे एक बार नदी के बीच से उसका निकाला गया, बल्कि सवाल भी पूछा था जयदीप जी ने मंत्री से, वीडियो बनाया कि भाई आप 4 घंटे बजाय 2 घंटे में पहुंच जाएंगे तो कौन सा इतना वो है कि आप नदी जो है उसके ऊपर से आप सड़क निकाल दें और जंगल काट दें। तो ये एक संतुलन की बात तो होती है कि संतुलन तो होना चाहिए। देखिए, कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न भी अपनी जगह ठीक है
कि चाइना पर नज़र रखनी है और हमको एक उसको एक डिफेंस का एक इम्पॉर्टेंट हब बनाना है, वो ठीक समझ में आता है, उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। लेकिन फिर टूरिस्ट हब बनाने की क्या ज़रूरत है? आप डिफेंस और ऊर्जा के लिए जितना एरिया ज़रूरी है उतना ले लीजिए, और राष्ट्रीय हित में टूरिस्ट हब के लिए देश में बहुत सारे इलाके पड़े हुए हैं, वहाँ लोग जा ही रहे हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। तो एक बीच का रास्ता ही निकाला जा सकता है, क्योंकि जब आप टूरिस्ट हब बनाएंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, तो और ज़मीन चाहिए होगी, और जंगल कटेंगे, और ज़्यादा लोग जाएंगे वहाँ पर। सर पोर्ट ब्लेयर से वो 35-36 घंटे का रास्ता है, वहाँ क्या बनेगा पता भी नहीं कर पाएंगे कोई जाके अगर रिपोर्ट करना भी पता तो अंटार्कटिका तक कर लेते हैं लोग। पोर्ट ब्लेयर तो छोड़ो, यहाँ तो जो टूरिस्ट होता है वो तो अंटार्कटिका तक भी चला जाता है। वो तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप उसको डिफेंस और स्ट्रेटेजिक हब बना रहे हैं तो उसको वही रहने दीजिए, और जितना कम से कम पर्यावरण का नुकसान हो सकता है या छेड़छाड़ हो सकती है उतना करिए। और वैसे भी जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक हब होते हैं वहाँ ज़्यादा लोग ना जाएं, वही अच्छा है, उस सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है। चाइना ने जो अपने बना रखे हैं वहाँ कहाँ लोग जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो दोनों चीज़ें एक साथ क्लब मत करिए। और ये बात सही है, राजेश्वर जी भी सही कह रहे हैं, मैं भी, कि भाई कोई भी राहुल गांधी हो या कोई पर्यावरण प्रेमी हो, अगर कोई जनहित का मुद्दा उठाता है तो उसको एकदम से चाइना की टूल किट कह देना या विदेशी हाथ कह देना, ये बात जो है ठीक नहीं है। सुंदरलाल बोगड़ा को सब यही कहते थे विदेशी हाथ है, ये तो विदेश की उस पर कर रहे हैं। मेधा पाटेकर को लेकर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन इस तरह के लोग भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में जरूरी होते हैं, इस तरह संस्थाएँ। वरना क्या होगा कि सरकारें और खास करके जो बड़े जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। राहुल गांधी कई चीज़ों का कोर्स करेक्शन भी कर रहे हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग गलतियां कर चुके हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण तो जाति जनगणना है, जो उनका जो राजीव गांधी ने तो विरोध किया था मंडल का, राहुल गांधी से सबसे बड़े मंडलवादी है। तो राहुल गांधी तो वो बहुत सारे काम कर रहे हैं जो अतीत में कांग्रेस पार्टी जिनका विरोध करती रही है, या तो इसलिए वो अपने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर उन्होंने निकोबार का मुद्दा उठाया है तो बजाय, आज ही सरकार की तरफ से सफाई आई है, इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरी डिटेल में सफाई है कि भाई हम क्या क्या, उसमें भी 6-7 लाख पेड़ काटे जाने के बाद उन्होंने स्वीकार की है कि 6-7 लाख पेड़ कटेंगे 7.5 लाख उस पूरे। हाँ, तो सरकार को एक नेता, और वो ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, उन्होंने कहा है उस वीडियो में कि मैं लोग संसद में भी मुद्दा उठाऊंगा, तो वो उठाएंगे तो पूरी पार्टी उठाएगी। इसका मतलब तो मुझे लगता है कि अगर संसद में उठाते हैं तो उस पर एक ध्यान देते हुए सरकार को उन कंसर्न को, उन चिंताओं को एड्रेस करना चाहिए। और राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी है कि नेता विपक्ष के रूप में जो भारत के हित हैं, वो मोदी सरकार के हित नहीं है, वो भारत सरकार के हित हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा या जो व्यवसायिक जो वाणिज्यिक जो हमारे इंटरेस्ट है वो देश के इंटरेस्ट हैं, उनको भी देखें और कोई बीच का रास्ता ऐसा निकालें, कि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि हमारे राष्ट्रीय हित भी सुरक्षित रहे और पर्यावरण का भी संतुलन बना रहे। सर ये जो इकोलॉजिकल डिजास्टर की बात कही जा रही है और वर्सेस गेटवे ऑफ फ्यूचर या जो भी कह लीजिए आप उसको, तो क्या इस तरीके के मुद्दे थोड़े गौड़ किए जा सकते हैं, उन्हें राजनीतिक रंग न दिया जाए? सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा था, राहुल गांधी अचानक वहां पहुंचते हैं, उसके बाद इस तरीके की बात करते हैं। भाई नेता विपक्ष की जिम्मेदारी तो INDI गठबंधन की भी है, आप सदन के नेता विपक्ष हैं, तो आप चुनावी मौसम में भी तो उसका ध्यान रखेंगे। आपने उसका ध्यान नहीं रखा, आप इंडिविजुअल वहाँ चले गए और इस तरीके के मुद्दे उठाए, इसलिए शायद सवाल उठने लगा। ये गेटवे टू फ्यूचर और इकोलॉजिकल डिजास्टर की जो लड़ाई है, ये पॉलिटिकल बनना कितना वो मानते हैं? देखिए, दुष्यंत कुमार जी का शेर है ना कि मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूं। तो इनको अंधा होके तो नहीं देखा जा सकता। विकास और प्राकृतिक विनाश, ये दोनों में विरोधाभास है और बना ही रहेगा। और अगर हम आदर्श स्थितियों में जी रहे होते तो मैं तो चाहता कि जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पर भी कोई तालाब, कोई झील, कोई पेड़ रहा होगा। जिस दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हम बैठे हैं वहाँ पर जो T3 हवाई अड्डा है, जो अभी आवागमन का बड़ा साधन, और एक जो जेवर का एयरपोर्ट अभी बना है, इन दोनों को मिलाकर कितने तालाब सुखा दिए गए और कितने पेड़ हटा दिए गए, कहना मुश्किल नहीं कर सकते। अभी सब आप लोग कह रहे हैं 7.5 लाख 8 लाख, मैंने इसकी रिपोर्ट कल डिटेल में पढ़ी जब हमने तय किया विषय। 10 लाख पेड़ों का तो आधिकारिक आकलन है, और जो स्वतंत्र संस्थाओं ने सर्वेक्षण किया उसके मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा, वो 58 लाख का आंकड़ा दे चुके हैं। एक जगह 1 मिलियन है मतलब 10 लाख पेड़, और एक जगह है 58 लाख मतलब 5.8 मिलियन। तो 50 लाख पेड़ों के कट जाने पर भी अगर हम चुप रहते हैं तो गलत है, लेकिन वो क्यों कट रहे हैं उसके विस्तार में जाते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि ऐसे तो फिर, मैं इंदौर से आता हूँ, वहाँ पर एक क्षेत्र का नाम ही 9 लाख है जहाँ 9 लाख पेड़ हुआ करते थे,
आज कतार में 9 पेड़ गिनने को नहीं मिलेंगे वहाँ पर। मेरा स्कूल भी वहीं बना है, उसमें पेड़ थे। तो दिक्कत यह है कि आपको चुनना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही, जैसे विनोद जी कह रहे थे कार्यक्रम में पूछा, ऐसे ही बहुत पहले एक मुख्यमंत्री से पूछा था, ये सरदार सरोवर की स्टडी करने में एक स्टडी टीम में गया था, पूरा रिपोर्ट बनाई थी, गुजरात के बॉर्डर पे हरसूद डूब गया था, उसकी स्टडी की थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब 2 ही उपाय हैं, या तो हम लंगोट लगाकर सब हिमालय में चले जाएं, और या फिर आप शहर में आपके एसी बंद होते हैं, कूलर बंद होते हैं, पंखे बंद होते हैं, तो हमको कोसना बंद कर दो। भाई बिजली चाहिए तो हरसूद भी डूबेगा, बांध भी बनेगा, वो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, गांव ज़्यादा डूब गए, ज़्यादा पेड़ डूब गए, तो या तो रोना मत मचाइए। तो मैंने कहा भाई साहब वैकल्पिक ऊर्जा कितने समय में बनेगी, और एसी वो आपके बंगले तो आज तन रहे हैं, मल्टी स्टोरियां आज तन रही हैं। लेकिन हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, और अगर पर्यावरण की कीमत पर कोई विकास हो रहा है तो उसका विरोध लगातार होना चाहिए, और जितना सीमित हो सके। आज से मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले हम ये लोग बहस कर रहे होते तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण के ही पक्ष में बोलते, लेकिन अब जब ये इजराइल, ईरान और अमेरिका वाला मामला हो गया तो हमको ये पता लग गया कि परमाणु बम से भी खतरनाक कुछ हो सकता है। तो ये होर्मुज का जल डबरूमध्य है, वैसे ही मलक्का का है। चीन बहुत ज्यादा चिंतित है मलक्का को लेकर। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अगर भारत ने या अमेरिका ने मिलकर इसको रोक दिया, मलक्का को चोक कर दिया, वो चोक पॉइंट कहता है इसको, इसीलिए उसने स्ट्रिंग ऑफ पल्स पे काम किया जिसका जिक्र भी कर रहे थे। वो चोक पॉइंट अगर सचमुच बंद हो गया तो चीन की स्थिति बहुत ही बुरी होगी, जैसी होर्मुज में हुई उससे भी ज्यादा खराब स्थिति होगी उसकी। तो मलक्का को लेके वो चिंतित है, और अगर उद्देश्य ये है कि डिफेंस का भी बने और टूरिस्ट के आड़ में वहां पर हम एक्चुअली हमारी डिफेंस को मजबूत करें, तो उतना ही लिमिटेड रखना चाहिए। जो गोलियत बे का इन्होंने जिक्र किया, वो लेदर बैग जो कछुए हैं उनको दूसरी जगह ले जाकर बसाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन जो हजारों देखिए पेड़ भी नहीं पनपते ना रिप्लेस करने। अच्छा, प्रकृति से ज्यादा हम जानकार हैं क्या? बिल्कुल सही। उस कछुए के लिए कोई और मुफीद जगह होती तो खुद नहीं जाता, क्यों रहता? हाँ। प्रकृति तो पानी अपना रास्ता खुद ढूंढता है। जीव जंतु किस परिस्थिति में पनपेंगे वो खुद तय करते हैं ना, आप नहीं तय कर सकते। जो कश्मीर में केसर उगती वो आप यहां उगा देंगे क्या नोएडा में? नहीं कहना। ब्रह्मकमल वो हिमालय में खिलेगा तो वहीं खिलेगा ना, ये प्रकृति ने तय किया है। कुछ मामलों में हमने प्रकृति से इस हद तक छेड़छाड़ कर दी है कि हमने विजय भी पाई है। मनुष्य उस विजय को लेकर बड़ा वो होता है कि हमने हिमालय पे विजय पा ली, हमने बांध बना दी, हमने बिजली बना दी, हमने इतनी ज्यादा प्रगति करी कि हमने इस मामले में, कई मामलों में फिर प्रकृति। एक और बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये वही जगह है जहां पर सुनामी आई थी 2004 वाली। उस सुनामी की फॉल्ट लाइन से सबसे पास में वही जगह थी और बहुत विनाश हुआ था इंडोनेशिया और यहाँ पर करीब। इंडोनेशिया का जो आखिरी आइलैंड है और इस आइलैंड के बीच में केवल 150 किलोमीटर की दूरी है, कुछ 15 या 20 समुद्री मील की दूरी है उसके। तो पूरा अध्ययन करने के बाद यही समझ में आया कि अगर ये एक और नया परमाणु बम है जैसा कि होर्मुज है, तो आज की परिस्थिति में कितना भी हम मान लें, दिल पे पत्थर रखकर कुछ ना कुछ तो समझौता प्रकृति से करना पड़ेगा। लेकिन कितना? अगर आप कागज पर 10 लाख बता रहे हैं और सचमुच 50 लाख पेड़ काट रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कछुओं को बचाने का क्या कोई, क्योंकि बंदरगाह बनेगा, वेसल्स आएंगे, टकराएंगे, जहाज टकराएंगे, तो वो कछुए तो नहीं वहां पे पनप सकते, और वो हजारों साल से वहां रह रहे हैं, तो पहला अधिकार तो उन्हीं का है। तो ऐसे तो हम ये नोएडा की जिस जमीन पर बैठे हैं वहां भी पहला अधिकार किसी और का ही था ना, कभी उनको विस्थापित करके ही तो हम आए हैं। और जब कोरोना में हम सब घरों में घुस गए थे तो प्रकृति ने दिखाया भी था। थोड़ा आगे जाके मेरठ के आगे जाने से आपको हिमालय की चोटियां दिखाई देने लगी थी। यहीं नोएडा में सब जीव जंतु बाहर निकल कर चले आए थे, सड़कों पे मगरमच्छ भी दिख रहे थे। तय तो हमको करना पड़ेगा कि विकास और विनाश के बीच में हम कैसा संतुलन बनाएं। रही बात राहुल गांधी की, तो उन्होंने इस समय यह मुद्दा क्यों उठाया है समझना मुश्किल है। ये विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है। 75,000 से लेकर 85,000 करोड़ के बीच की परियोजना है, $10 बिलियन, मतलब बहुत बड़ा पैसा इस पर खर्च होने वाला है। अब क्या उस पैसे की रिकवरी के लिए आपने टूरिस्ट हब भी बनाने की सोची है, पता नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो उस पैसे को आप हमारे टैक्स से या दूसरे तरहों से रिकवर कर लीजिए। और जितना, क्योंकि 8,000 की आबादी है कुल वहां पर, और वो कह रहे हैं कि आगे 3.5 से 4 लाख की हो जाएगी जब ये परियोजना बनेगी। 8,000 की केवल आदिवासियों वाली आबादी है। तो मुझे लगता है बहुत गंभीर हैं तथ्य जो आते हैं, अगर इसकी गंभीरता से स्टडी करें। और मैंने भी जब किया, मैंने केवल इसको सुना और मोटे तौर पर पढ़ा था, लेकिन जब समझा विषय है तो मुझे समझ में आया कि जितने समय तक हम रोक सके थे रोक लिया। आज की विश्व परिस्थितियों में हमें अगर वहां पर सामरिक दृष्टि से कुछ करना है तो बस उतना भर करके फिलहाल इस प्रकृति के विनाश से बचने की कोशिश करना चाहिए। मुद्दा कोई भी उठाए, अगर मुद्दा सही है तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। पेड़, नदी, जंगल ये नहीं बचेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे विकास के कोई मायने नहीं रह जाए। यही चीजें जो AI से नहीं बन सकती। नदी AI से नहीं बनेगी, पेड़ AI से नहीं बनेगा, रोटी AI से नहीं बनेगी, कछुआ भी AI से नहीं बनेगा।
बिल्कुल ठीक है, ये मुद्दा ज़रूर राजनीतिक रंग ले रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि इकोलॉजी डिजास्टर की ये जो एक तस्वीर भविष्य में यहाँ दिखेगी, उसे कितना रोका जा सकता है, इस पर ज़रूरी है। सियासी अखाड़ा ये क्षेत्र इसलिए बन गया क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पहुँच गए थे। अब बीजेपी ये कह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, वो चाहते नहीं कि हम जो मलक्का स्टेट है उसमें अपनी दखल मजबूत कर पाएँ, चीन पर पकड़ बना पाएँ, शायद इसलिए मामला जो है पूरा राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। हालांकि हमारे तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने स्पष्ट टिप्पणी की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण को बचाए रखना भी ज़रूरी है। इस पर सियासत करना शायद ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबका, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इस विषय पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद।